उसके अलावा आम हालात में भी वो निस्बतन नुमायां और जदीद तर्ज का लिबास पहनती थीं, जो शुरू-शुरू में मुझे कुछ अजीब महसूस होता था, बल्कि शर्म-अंगेज लगा, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मामू की तरह मैं भी आदी हो गया था। इतनी बात करने के बाद अदील ने अपनी कुर्सी को थोड़ा मजीद आगे की तरफ खिसकाया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि एक रात की बात है कि मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक किसी वजह से मेरी आंख खुल गई। कुछ देर तक तो मैं यूं ही पलंग पर लेटा करवटें बदलता रहा। फिर अचानक मेरे कानों में सिसकियां भरी आवाज सुनाई दी। नीली फिल्में देख देख कर इतना तो मैं जान ही गया था कि लड़कियों के मुंह से इस किस्म की आवाजें कब निकलती हैं। इसलिए जब वैसी ही आवाज मुझे दोबारा सुनाई दी तो मैं ही सोचकर लेटा रहा कि मामू और मम्मानी पबजी एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर सिसकी भरी आवाजों में थोड़ी शिद्दत आ गई और इन आवाजों को सुनते हुए अचानक ही मुझे याद आ गया कि मामू की तो आज नाइट ड्यूटी है। ये ख्याल आते ही मैंने अपने बेड से छलांग लगाई और दबे पांव चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और फिर कान लगाकर निद्रत मामी के कमरे की तरफ देखने लगा। ऐन उसी वक्त जब मेरे कान उनके कमरे की तरफ लगे हुए थे, अचानक मुझे निद्रत मामी की एक जोरदार सिसकी भरे आवाज सुनाई दी। मैंने गौर किया तो ये आवाज गैलरी की तरफ से आ रही थी। चुनाचा मैं भागकर गैलरी की तरफ गया और गैलरी से नीचे की सिमत देखने लगा कि जिस तरफ से मम्मानी की सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या देखता हूं कि निद्रत मामी ने अपने दोनों हाथ सीढ़ियों की रेलिंग पर रखे हुए थे, उनकी टाइट्स पांव में, जबकि उनकी बड़ी सी चाटी पीछे को निकली हुई थी। मम्मानी के ऐन पीछे नालायन साहब खड़े थे और वो बेखुदी के आलम में धक्के मार रहे थे। चूंकि इस वक्त दोनों की मेरी तरफ थी, इसलिए मुझे ये मालूम न हो सका कि आया नारायण साहब चाटी बजा रहे थे या कि उनका घोड़ा मम्मानी की पबजी में आ जा रहा था। दोनों ही बड़े जोरों शोर के साथ पबजी में मसरूफ थे। नारायण साहब का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मम्मानी बहुत एंजॉय कर रही थी। इसका वाज़े सबूत वो भरी सिसकियां थीं जो कि मुसलसल सुनाई दे रही थीं। मामी को एक मर्द और वो भी हिंदू के साथ पबजी खेलते देखकर मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन मैं बोझा गैलरी चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। इधर नारायण साहब ने खासे मारते हुए अचानक ही मामी की चाटी को एक मखसूस अंदाज से थपथपाना शुरू कर दिया और फिर ये देख मैं कर हैरान रह गया कि जैसे ही नारायण साहब ने मामी की मोटी चाटी को थपथपाया तो उसी वक्त ममानी ने तेजी के साथ पबजी से घोड़ा बाहर निकाला और फिर उसी रफ्तार से घूमकर नारायण साहब के सामने बैठ गई और कुल्फी को पकड़कर चूसना शुरू कर दिया। अभी ममानी ने 3-4 चोप ही लगाए होंगे कि अचानक नारायण साहब के मुंह से आवाज निकली और इसके साथ ही उनका जिस्म कांपा और फिर वो धक्के मार के ममानी के पास ही छोड़ना शुरू हो गए। और इस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि जब मम नारायण साहब की कुल्फी का आखिरी कतरा तक चूसती रही और फिर ममानी फुर्ती से ऊपर उठी और इसके बावजूद भी कि इस वक्त मम का मुंह उस हिंदू नारायण की जरासिम से भरा हुआ था, मैं दम सांधे ये सारा मंजर देखता रहा। इधर जैसे ही उनकी तवील पबजी खत्म हुई, नारायण साहब ने अपने कपड़े ठीक किए और वापस कमरे में चले गए। ऐन इसी वक्त मोमानी की नजरें ऊपर गैलरी में पड़ गईं कि जहां पर मैं खड़ा ये तमाशा देख रहा था, मुझे यूं खड़ा देखकर वो एकदम से चौंक गईं, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स ना दिया। इसी दौरान मैं भी वापस अपने कमरे में आ गया। मोमानी को एक हिंदू के साथ पबजी खेलते देखकर मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। इसीलिए कमरे में आकर मैं इसी गुस्से के आलम में टहलना शुरू हो गया। अभी मुझे कमरे में टहलते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक निद्रत मोमानी कमरे में दाखिल हुईं। उनकी आंखों से शोले बरस रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर बड़े ही तर्श लहजे में कहने लगी, तुम गैलरी में खड़े क्या कर रहे थे? फिर गुस्से में फिनकारते हुए बोली, ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जो कि पहले ही भरा बैठा था, जवाब देते हुए कहा कि शर्म मुझे नहीं बल्कि आपको आनी चाहिए कि जो मामू के होते हुए किसी मर्द और वो भी एक हिंदू के साथ ये काम कर रही थी।
मेरी बात सुनकर ममानी गुस्से। मैं आग बगोला हो गई। चुनाचे वो तेजी से आगे बढ़े और मुझे गिरेबान से पकड़कर फनकारते हुए बोली, मैं किसी हिंदू के साथ पबजी खेलूं या ईसाई के साथ, तुम्हें इससे मतलब? तो इस पर मैंने भी तर्क बेतर्की जवाब देते हुए कहा कि मामू को आने दो, मैं उनको बताऊंगा कि उनके पीछे आप किसके साथ क्या गिलछरे उड़ाती हो। मेरी बात सुनते ही ममानी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो मेरी तरफ देखते हुए लेकिन नीम खौफजदा लहजे में कहने लगे, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो भपरे हुए लहजे में बोले, कान खोलकर सुन लो मिस्टर अदील, मेरे बारे में अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मामू से कहा तो याद रखो, मेरे साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन उसके बाद मैं तुमको भी इधर नहीं रहने दूंगी, बल्कि तुम्हें इसी मामू से धक्के दिलवाकर यहां से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी नुदरत नहीं। इसके फौरन बाद मुझसे मुखातिब होकर बड़े ही सर्द लहजे में कहने लगे, सुनो अदील, मैं तुम्हें आज रात की मोहलत देती, अगर तुमने यहां रहना है तो जैसे मैं चाहूंगी तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा, वरना याद रखो, मेरी यहां इतनी वाकफियत है कि मैं तुम पर पुलिस केस बनवाकर तुम्हें डिपोर्ट करवा दूंगी। इतनी बात करके ममानी तो पांव पटकती हुई वहां से चली गई। इधर मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। अगर इस वक्त मेरे पास मामू का फोन नंबर होता तो मैंने उसी वक्त उनको फोन करके मामी के सारे काम बता देने थे, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास उनका फोन नंबर ना था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत थी कि पुलिस का नाम सुनकर अंदर से मैं भी डर गया था। चुनाचे मैं गुस्से के आलम में टहलता रहा और ममानी और खासकर उसकी धमकियों के बारे में सोचता रहा। इसी दौरान सोचते सोचते जब मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ तो मुझे ममानी की पुलिस और मामू के हाथों धक्के देकर निकलवाने की धमकी याद आ गई। और मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि मेरे मामू पूरी तरह से इस चुड़ैल के कब्जे में थे। फिर मैंने सोचा कि मामू तो इस कदर मामी के नीचे लगे हुए हैं कि अगर उन्होंने मेरी बात का यकीन ना किया तो। इससे आगे मैं ना सोच सका और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अंदेशा है दूर दराज में घिरने लगा कि अगर मामू ने मेरी बात ना मानी और सबूत देने को कहा तो, या अगर ममानी ने मुझे पुलिस पुलिस का ख्याल आते ही मुझे अपना घर भी याद आ गया कि जिनकी किस्मत संवारने के लिए मैं पढ़ाई छोड़कर अमेरिका में आया था। इसके बाद वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, जैसा कि तुम जानते हो कि जब मैं यहाँ से गया था तो उस वक्त मेरे अब्बू एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क की पोस्ट पर तैनात थे और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी थोड़ी सी तनख्वाह में हम लोग बमुश्किल गुजारा किया करते थे और खासकर महीने के आखिर में तो हमारी हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो जाया करती थी। जबकि इसके बरक्स मेरी अम्मी के बाकी रिश्तेदार बड़े अमीर और अच्छे खाते पीते लोग थे और इन रिश्तेदारों में सिर्फ हम ही गरीब थे। और तुम्हें तो मालूम ही होगा कि फैमिली फंक्शंस में अमीर लोगों के यहाँ एक गरीब रिश्तेदार की क्या हालत होती है ऐसे मौकों पर। बेचारा गरीब ना घर का रहता है ना बाहर का। और चूंकि हमने फैमिली तकरीबात में ऐसी जिल्लतें बहुत झीली थीं, इसीलिए इस गुर्बत को दूर करने के लिए अम्मी ने बड़े तरले मिन्नतों के बाद मुझे अमेरिका भिजवाया था और आते वक्त बस एक ही बात कही थी कि अमेरिका जाकर मैं ढेर सारे पैसे कमाऊं ताकि वो भी अपनी फैमिली में सर उठाकर चल सकें। चुनाचे अम्मी की इस बात और घर में फैली हुई गुर्बत का ख्याल आते ही मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया और सोचने लगा कि फर्ज करो अगर मैं मामू को इस बारे में बता भी दूं तो इसका मुझे क्या फायदा होगा। उल्टा नुकसान होने का शदीद खदशा था और इसकी वजह ये थी कि मैं अच्छी तरह से जानता था कि इसके बाद ममानी का मुझे नहीं छोड़ना था। इतनी बात करने के बाद अदील ने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, यकीन करो शां, वो रात मेरे लिए बहुत कर्ब वाली रात था। मैं सारी रात अपने कमरे में टहलते हुए सोचता रहा और फिर सोच सोच कर आखिर में इस नतीजे पर पहुंचा के दरिया में रहकर मामी तो क्या, मैं किसी भी मगरमच्छ से बैर नहीं लूंगा, बल्कि अपने काम से काम रखते हुए बस डॉलर कमाऊंगा। इसलिए मामी जाए भाड़ में।
वो किसी हिंदू से पबजी खेले या किसी काले से सर्विस को ठंडा करे। आइंदा से मैंने किसी पंगे में नहीं पड़ना और अम्मी की फरमाइश पर ढेर सारे डॉलर कमाने हैं ताकि हम लोग भी खानदान में सर उठाकर चल सकें। ये फैसला करने के बाद मैं बहुत पुरसुकून हो गया और फिर पलंग पर जाकर लेटते ही सो गया। रात गई सोने के बावजूद भी सुबह सवेरे मेरी आंख खुल गई। चुनाचे मैं जल्दी से उठा और हाथ मुंह धोए बगैर ही कमरे से बाहर निकल गया। देखा तो मामू अभी तक काम से वापस नहीं आए थे, जबकि निद्रत मामी डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थीं। उनकी हालत को देखकर साफ पता चल रहा था कि मेरी तरह उन्होंने भी रात बहुत टेंशन में गुजारी थी। मैं झिझक कर चलता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जाहिर है कि मेरे आने से वो पूरी तरह बाखबर थीं, लेकिन बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी के साथ डबल रोटी पर जैम लगा रही थीं। लेकिन उनकी इस बेनियाजी से भी एक गहरा इज़्तिराब झलक रहा था। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। इस दौरान उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर उसी बेनियाजी लेकिन इज़्तिरारी हालत में डबल रोटी पर जैम लगाती रहीं। ये देखकर मैंने उन्हें अपनी तरफ मुखातिब किया और फंसी आवाज में बोला, ममानी जी, आई एम सॉरी। रात जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरे माफ़ी मांगने की बात सुनकर मामी चौंक उठी थीं और मेरी माफ़ी वाली बात से